आज जैसे ही एक महिला दरोगा सो कर उठती हैं थाने के पास वाले उस कमरे में, तो देखती हैं कि उनके बदन पर एक भी कपड़े नहीं हैं। और तो और पूरी तरीके से वो जब अपने आप को छूती हैं, महसूस करती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पिछले रात में उनके साथ कोई बेहद हब्सी तरीके से दरिंदगी से किसी ने संबंध बनाया हो और उनके शरीर में कई जगह चोट के निशान तक नजर आती हैं। अब वो महिला दरोगा ये बात सोच नहीं पाती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि इस तरीके से मेरी शरीर पर हुआ और मैं कुछ समझ नहीं पाई और इतना बड़ा अत्याचार मेरे साथ हो गया। और तो और जब उनकी नज़र सामने लगी वॉल पर जाती है जहाँ पर एक टीवी लगी होती है, उस टीवी में वो देखती हैं कि एक शख्स उनके साथ जबरदस्ती ये सब हरकतें कर रहा है, उनके साथ जबरिया संबंध बना रहा है और वो ना होश में है ना कुछ कर रही हैं, बल्कि वो भी उसका पूरा साथ दे रही हैं। ये देखकर तो वो और चौंक जाती हैं और चौंकते हुए उस शख्स की तरफ ध्यान से देखती हैं कि तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुलता है और तौलिया लपेटे हुए एक शख्स अंदर घुसता है। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ये महिला दरोगा उस शख्स को देखती हैं, चीख जाती हैं, चिल्ला जाती हैं और उस शख्स से बहुत कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? कौन सा वो शख्स था जिसने इस महिला दरोगा के साथ इतनी बड़ी हिमाकत की, ये पूरी कहानी हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यकीन मानिए दोस्तों, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही हैं, लड़कियों के लिए खास तौर से कह रहा हूँ, तो आपका इस्तेमाल कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। तो इसलिए अपने आप पर संयम रखें और कंट्रोल में रखें। ये बॉडी आपकी है, आप इसका इस्तेमाल जैसे चाहिए वैसे करिए, लेकिन अगर संयम में रहेंगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेंगी। की तरह आज की भी कहानी हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। यकीन मानिए कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इतनी दर्दनाक और खौफनाक कहानी आज तक शायद आपने जुर्म की दुनिया में नहीं सुनी होगी। दरअसल ये बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में तकरीबन 2016 से 17 के आसपास में एक महिला दरोगा की पोस्टिंग होती है, जिनका नाम होता है निशा उपाध्याय, जो एक काल्पनिक नाम है दोस्तों। निशा उपाध्याय जी डीजीपी ऑफिस के बगल वाले थाने पर कार्यरत रहती हैं, जिस थाने के अंतर्गत डीजीपी ऑफिस भी आती है। और वो बगल वाले थाने पर कार्यरत रहती हैं, तो रोजमर्रा की तरह जैसे उनकी ड्यूटी लगती है वैसे ही वो अपनी ड्यूटी को निभाती हैं और हमेशा उसी ड्यूटी पर अपनी सारी फोकस को रखती हैं, क्योंकि उनके लिए ये नौकरी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। निशा के घर में कुल 3 लोग रहते हैं। एक उनका पति जो पेशे से ग्राम पंचायत अधिकारी थे बाराबंकी में, और उनका एक बेटा था। इसी के साथ ये निशा भी लखनऊ में काम करती थी। तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर पति की पोस्टिंग थी, तो कभी कभी चल जाया करती थी, कभी वो आ जाया करता था। मतलब दोनों लोग मिलजुल के काम करते थे, किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। लेकिन निशा देखने में बला की खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत और हसीन थी कि जो भी एक बार देखता वो कहता कि अरे इसको तो हीरोइन होना चाहिए था, ये पुलिस में कहाँ से आ गए। ये सारे लोग यही बात कहा करते थे। अब चूंकि मिल गई थी नौकरी, पढ़ी लिखी थी, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता नहीं है। 2016 में 27 अप्रैल के आसपास की घटना है। ये लखनऊ के एक इलाके में लोग धरना दे रहे होते, उसी बीच वहां झड़प हो जाती है पुलिस और उन लोगों के बीच में। और तभी उन पक्षों में दोनों लोगों में पहले जो लोग धरना दे रहे होते हैं वो लोग पुलिस के ऊपर पथराव कर देते हैं, फिर बदले में पुलिस वाले उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। और इसी लाठीचार्ज में शामिल होती हैं ये महिला दरोगा भी। अब इनको नहीं पता था कि ये लाठीचार्ज करना कितना भारी पड़ने वाला है। इन लोगों ने लाठीचार्ज तो कर दिया। बाद में इस मामले का पूरा हंगामा हुआ, क्योंकि उस समय सरकार दूसरी थी तो कार्रवाई भी तगड़ी होनी थी। लेकिन जब तगड़ी कार्रवाई हुई तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो गई और इस दरमियान 3-4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। बाकी लोगों के खिलाफ एक जांच कमेटी बैठाकर जांच करना शुरू कर दिया गया। अब इनके खिलाफ जांच होने लगी। ये तो गए थे ड्यूटी निभाने, लेकिन अब उल्टा अब समस्या में पड़। और अगर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ तो पुलिस वालों ने किसके कहने पर लाठीचार्ज कर दिया,
अब इन तमाम घटनाओं की जांच चलने लगी कि अब जांच तो होना मुनासिब था, क्योंकि लाठीचार्ज हो गई थी। अब इसी दरमियान इस पूरे केस में 4-5 अधिकारी सहित 10-12 सिपाही फंसने लगते हैं। 4-5 अधिकारी मतलब जो उस समय पहुंचे हुए वहां पर दरोगा जी लोग होते हैं वो, और जितने भी सिपाही मिलकर उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किए रहते हैं वो सारे लोगों जांच के घेरे में आ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं इस बात का मलाल सबसे ज्यादा अगर किसी को रहता है तो वो निशा उपाध्याय को रहता है। इन्हें बार बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी लाठीचार्ज के चलते मैं सस्पेंड ना हो जाऊं, मेरी नौकरी ना चली जाए। तो इन सब चीजों को लेकर वो बेहद परेशान रहने लगती है और उनकी परेशानी कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि वो ये समझ नहीं पाती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नौकरी है, सस्पेंड तो होना ही है, खासतौर से पुलिस में ये तो पुलिस वालों के लिए नॉर्मल बात है, लेकिन ये बात निशा के दिल में बैठ जाती है और वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाती है। वो तत्काल अपने ही जो थाने के एसएचओ रहते हैं उनसे मिलती हैं और उनको कहती हैं कि साहब मैं इस केस में फंसना नहीं चाहती। तो उनका नाम होता है के यादव। अब जो थाने के एसएचओ के यादव होते हैं वो कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, तुम क्यों फंसोगी, मैं हूं ना, मैं ऊपर तक अधिकारियों से बात करूंगा, तुम कभी नहीं फंसोगी। लेकिन के यादव की बुरी नजर भी इस महिला दरोगा के ऊपर भी रहती है। वो सोचते हैं कि किसी तरीके से बस एक बार इनसे मुलाकात हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब इसी तरीके की गंदी सोच के साथ के यादव की गंदी नजरें निशा के ऊपर पड़ चुकी होती हैं। अब इस बात को कोई नहीं जानता कि निशा और के यादव के बीच अब क्या होने वाला था। एक दिन रात का समय रहता है, के यादव निशा को बुलाते हैं, कहते हैं कि तकरीबन 9 बजे के आसपास निशा के फोन पर कॉल आता है। देखती हैं कि थाने की एसएचओ, वो फोन उठाती, कहते हैं उधर से के कहते हैं कि निशा कहाँ हो तुम। तो वो कहती है कि मैं कमरे पर हूँ सर। तो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ और मुझे तुमसे तुम्हारे केस के सिलसिले में कुछ जरूरी डिस्कस करनी है, मुझे आगे रिपोर्ट भेजनी है, तो समय ना लगाओ, तुरंत आ जाओ। अब जैसे ही ये बात सुनती है वो सोचती है कब तो मुझे इससे बचना है। वो सीधे के पास पहुंच जाती है। अब के जैसे ही उस कमरे में वो आती है तो देखती है कि सामने बैठे के टेबल पर शराब पी रहे होते हैं। तो कहती जय हिंद करती है। जय हिंद करने के बाद कहते हैं कि आओ बैठो। और जब बगल में बैठती है तो उसे वो शराब ऑफर करते हैं। क्योंकि निशा भी कभी कभी शराब पी लिया करती थी तो उसने शराब लिया। अब दोनों लोगों ने बैठकर एक साथ दारू पैक लगाना शुरू किया। अब इसी दरमियान पैक लगाने के दरमियान उस केस के सिलसिले में न बात होकर, क्योंकि ऑलरेडी के यादव की गंदी नजर उस निशा के ऊपर थी, तो वो सीधे उसके पास आ जाते हैं, उसके करीब बैठ जाते हैं और उसके साथ कुछ गंदी हरकतें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, बस एक बार की बात है, आओ फिर मैं तुम्हें जो है तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ और रिपोर्ट में आज अच्छा ही लगा दूंगा। अब इसी दरमियान उधर नौकरी की टेंशन, इधर बेइज्जती की भी टेंशन, ये सारी टेंशनों को झेलते हुए निशा को कुछ वो स्प्रे करते हैं और उसके बाद जबरियां लेके उसी बेड पर चले जाते हैं। फिर उसके एक एक कर पूरे कपड़े उतार देते हैं, के अपने भी पूरे कपड़े उतार देते हैं और फिर उसके साथ वही रात भर खेल होता है जो आप लोग जानते ही हैं, जिस्मानी संबंध बनता है। और उसके बाद से किसी तरीके से निशा जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसके शरीर में इतना दर्द है और ठीक सामने वही चीज़ें जो रात भर हुई रहती हैं टीवी में भी चलती है। और तौलिया लपेट के जैसे ही के अंदर घुसते हैं तो कहती है क्या सर, आपने मेरे साथ ये सब करके भी ठीक नहीं किया, बावजूद उसके ये वीडियो भी बना लिया, अब बताइए मुझे। तो बोलते हैं कि देखो जब भी मेरा मन करेगा तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो मैं क्या देखूंगा, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि मैं ये देखता रहूंगा। लेकिन निशा ये नहीं जानती थी कि वो अब इस चंगुल में फंस चुकी है। अब ये डेली का काम बन जाता। रोज जैसे ही 10 बजे 11 बजे के अपनी काम से फुर्सत होकर आते कमरे पर तो बार बार निशा को बुलाती और फिर उसके साथ वही जिस्मानी संबंध बनाती। इस केस के सिलसिले में बचाने के नाम पर उसने कई बड़े आला अधिकारियों तक को
निशा को सप्लाई किया, जिस पर निशा ने विरोध किया तो उसे गाली भी दिया गया। कहा गया कि मैं जानता हूँ तेरा कैरेक्टर क्या है, और इस तरीके से निशा हर जगह सप्लाई होती रही। लेकिन आखिरकार जिस मामले में उसने अपने जिस्म को, हर चीज को लुटाया, उसी मामले में वो सस्पेंड हो जाती है। और जब निशा सस्पेंड होती है तो मानो वो आग बबूला हो जाती है और वो चाहती है केके के कमरे में, और केके की टेबल पर तेजी से हाथ मारकर कहती है कि तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया, मेरी इज्जत तक ले लिया, बावजूद उसे मुझे तुमने सस्पेंड करा दिया। उस पर केके भी चिल्लाता है और दोनों लोगों के बीच में वाद विवाद बढ़ जाता है। और वाद विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि वो निशा 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गांव जाने वाली थी, और इसी दरमियान क्योंकि ये पूरी बात थाने में फैल जाती है तो केके भी अपनी बेइज्जती के डर से 4 दिन की छुट्टी लेकर घर जाते हैं। और इसी दरमियान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है कि तभी अचानक एक दिन निशा के पति निशा को खोजते हुए थाने आ जाते हैं। निशा कहाँ है, उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर पूरे थाने वाले चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, निशा तो जो है वो तो आपके पास गई, गाँव से गए हुए तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए। तो कहते हैं कि नहीं, वो तो कभी आए नहीं, उसका तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जैसे ही इस थाने के लोग इतना सुनते हैं वो तो सदमे में आ जाते हैं। तुरंत गुमशुदगी की एप्लीकेशन निशा के पति ने इस थाने में दिया। फिर थाने से जब इस गुमशुदगी की एप्लीकेशन पर जांच किया गया, निशा का मोबाइल ट्रेस किया गया, तो वो कानपुर देहात की तरफ जा रहा था। वहां गया कुछ दिन बाद एक तालाब के पास एक महिला का शव मिलता है, उस शव की पहचान कराई जाती है। बाद में पता चलता है कि ये निशा ही थी। अब समझ में पुलिस को ये नहीं आती कि जब ये अपने घर गई थी तो निशा का शव तालाब में कैसे मिल जाता है। फिर पूरी कॉल डिटेल निकाली जाती है, सीडीआर निकाली जाती है। सीडीआर में पता चलता है कि निशा के पास कानपुर देहात के एक पीएनटी नंबर से कॉल आता है। उस पीएनटी नंबर पर खंगाला जाता है, और बाद में कहीं ना कहीं जब पूरी ये जांच पड़ताल चलती है तो इस पूरे मामले को जिसने अंजाम दिया था वो होता है केके यादव। और केके यादव को जब पुलिस पकड़ती है, यानी उसी एसएचओ को जो इस थाने में एसएचओ था, अब उसे मुजरिम की तरफ गिरफ्तार किया जाता है। और जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तो यकीन मानिए दोस्तों, वो कहता है कि इसने मेरी इज्जत ली और इसने धमकी दिया था कि डीजीपी साहब तक ये बात वो बता देगी, इस वजह से मैंने उसको बुलाया। पहले उसे प्यार से समझाने की कोशिश की और उसने बताया कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। और ये बात सुनने के बाद मैं कंट्रोल से बाहर हो चुका था, अपना आपा खो दिया था। और फिर उसे मैं प्यार से समझाकर बुलाकर एक तालाब के पास ले जाता हूँ, वहाँ उसकी गला दबाकर हत्या करता हूँ और फिर उसी तालाब में उसे फेंक देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों महिलाओं का शोषण होता है हर जगह पर। आप जानते ही हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ सेफ नहीं है। अगर वो महिला अच्छी है तो कहीं शोषण नहीं होगा। जरा सा वो महिला फिसली कि इस तरीके से वो एक खौफनाक चाल में फंस जाती है, और आखिरकार आज भी केके यादव जेल में है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।